नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आपने न्यूज़ सुन लिया है, देख लिया है कि चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया और 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक केवल यही खबर होगा कहां कहां मतदान हो रहा है, कौन कौन सी पार्टी बढ़त में है, कहां कहां किसके कार्यकर्ता क्या क्या कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से आप सारा जानते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं खबरें लेकर प्रस्तुत हूं, बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि पहले से ही कहा गया था, वो अकेला लड़ेंगे, अकेला चुनाव। दलित मुस्लिम समीकरण बनाकर पूरे देश में हलचल मचा दिया है। और तो और मीडिया का एक बड़ा वर्ग चंद्रशेखर आजाद रावण यानी चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनको बहन मायावती के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है। सवाल वही किया जाता है जिसका जवाब वो हाँ में हाँ मिला कर दे दे। कहने का मतलब यह कि पत्रकार की ये जो शब्दों की बाजीगरी होती है कि जिन्हें नहीं भी पता उन्हें बता दो कि आपको जवाब क्या देना है। अब 15 मार्च को मान्यवर काशीराम जी की जयंती थी। बसपा ने बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई और चंद्रशेखर आजाद उस दिन रैली किया मान्यवर काशीराम जी के जयंती पर। जबकि मान्यवर काशीराम के जो है मानने वालों में से चंद्रशेखर आजाद है, एक नई पीढ़ी के नेता है, जबकि बहन मायावती जी साथ में चली हैं, उत्तराधिकारी रही हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। मान्यवर काशीराम ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था, बहुजन समाज पार्टी बनाकर उनके हाथ में दिया था। अब पत्रकार अगर यह सवाल करे चंद्रशेखर आजाद से, आप दलित मुस्लिम को जो है गठजोड़ कर रहे हैं, क्योंकि यह पहले से सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी ने दलित मुस्लिम गठजोड़ किया है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को मीडिया भी ये समझती है कि केवल बहुजन समाज पार्टी के वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में है? जो मुद्दे भाजपा के हैं, जो मुद्दे समाजवादी पार्टी के हैं, जो मुद्दे कांग्रेस के हैं, यह सवाल मीडिया का एक बड़ा वर्ग चंद्रशेखर आजाद से ज्यादातर नहीं पूछती। ये वही सवाल पूछते हैं जो नारा बसपा ने दिया हो। और आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। अगर आप नए नए नेता बनने वाले हैं बसपा के अंदर, अभी चुनाव का मौसम है, हो सकता है बहुत सारे हमारे दर्शक वर्ग में से टिकट लेने पहुंच जाएं बसपा में और नेता बने। अगर यह सोचकर जा रहे हैं बसपा में कि मात्र 2-3 महीने जय भीम का नारा देंगे, बहुजन बहुजन करेंगे और मंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो यह आपकी भूल हो सकती है। क्योंकि यह पार्टी संघर्षों से निकली हुई है। जो संघर्ष करेगा उसे बहुजन समाज सम्मानित करेगा, उसका ध्यान रखेगा। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। रही बात यह कि आरएस प्रवीण जो तेलंगाना में बसपा में न्यू ज्वाइन किए थे, बसपा को लेकर चले थे और शायद उन्होंने यह सोच लिया होगा कि इसी चुनाव में आर्या पार हो जाएगा। ऐसा संभव बसपा में नहीं है, क्योंकि बसपा संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। और रही बात ये, बसपा का एक बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में है। तेलंगाना में तो आरएस प्रवीण उस जनाधार को तैयार करते, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते। उनके पास बसपा का केवल सिद्धांत था और बहुजन समाज जो बिखरा हुआ है उसको समेटने की तरकीब थी। बसपा का इतना बड़ा जनाधार तेलंगाना में नहीं था कि वह एक ही चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाए अथवा किसी प्रकार के मंत्री बन जाए, बहुत सारे जो है वोट को प्रभावित कर दे। अब रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, उन्होंने जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान किया, उनका प्रेस वार्ता आया और उन्होंने एक आरोप लगाया है। पहले तो उन्होंने स्वागत कर दिया कि लोकसभा चुनाव जो है लोकतंत्र का एक महापर्व है, बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन
जो केंद्र सरकार के दबाव में जो चुनाव आयोग है करीब करीब 2 महीने लगा रही है, 7 चरण में चुनाव होना थोड़ा सा खर्चीला है। ये 3 से 4 चरण में अगर होता तो जल्दी जल्दी निपट जाता। बहुत सारी पार्टियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं, खुद के लिए वो कह रही होंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में वो कहती हैं हम लोग गरीब आदमी हैं। अब बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जो धन्ना सेठ हैं, धनी पार्टी कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो आया उसमें पता ही लग गया, SBI की रेल पेल कर दी, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे सवाल जवाब किए। तो भाजपा को बड़ी रकम इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स के रूप में मिला है, तो धनी पार्टी है। उसके बाद कांग्रेस है। अब जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास चुनावी चंदे नहीं आते, 2-2.5 महीने तक जो खर्च होगा, कार्यकर्ताओं का जोर, गाड़ी, माइक, बहुत तरह की चीजें होती है, क्षेत्र में जाना, चुनाव में हिस्सा लेना, यानी जगह जगह जो पैसे की बर्बादी है, ये अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करवा दिया जाता तो जितनी भी छोटी पार्टी है, गरीब पार्टी है, उसको बड़ा फायदा होता। ये बहन जी का आरोप था। बहन मायावती जी अक्सर केंद्र और सत्ता यानी केंद्र सरकार का विरोध करती आई है, लेकिन जो विपक्ष है जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल को भी उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, विरोध करते रहे और ये कहते रहे कि दोनों एक जैसे ही है। इंडिया गठबंधन बनने से पूर्व ही उन्होंने कह दिया था ये तितर बितर हो जाएंगे, और ऐसा ही कुछ नजारा हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अलग हो गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी नहीं है उनके साथ। RLD की जो है ढुलमुल नीति हो गई, कभी भाजपा के पास गए फिर रूठने मनाने का। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो गई और 7 सीट कांग्रेस को मिला है, 3 सीट तीनों वाम दल को मिला है और 30 सीट पर RJD चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने भी अपना जो है नोटिस जारी कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि 4 सीट ही चिराग पासवान को मिलेंगे, 1 सीट पशुपति पारस को, और एक जो है 3 जगह उन्होंने बांट दिए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और एक पशुपति पारस को दे दिए। अब रही बात मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी को हो सकता है कि उनके टिकट पर भाजपा अपना कैंडिडेट को चुनाव लड़वा दे, ये बातें हो सकती है। लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट है उसमें एक सीट उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस को दिया गया, 4 सीट चिराग पासवान को दिया गया, और उसके बाद जदयू और बीजेपी आपस में बांटे। तो ये हालात बिहार का है, लेकिन आज भी भाजपा सशंकित है, डरी हुई है। उनको लगता है कि 273 पार करेंगे कि नहीं, क्योंकि 273 सीट जीतना जरूरी है सरकार बनाने के लिए, और ये बोल रहे हैं 400 पार। बहुत जगह से खबरें ये भी आ रही है कि 4 जून को जो रिजल्ट होगा वो 400 पार होगा या 4 पाई पे बैठ जाएंगे, दोनों बातें हो सकती है। देश की स्थिति काफी खराब है। विपक्ष तरीके से अगर गठबंधन कर लेती, एकजुट हो जाती, तो भाजपा का तो सफाया होना तय था। विपक्ष ने बहुत मौका दिया, बिखरे हुए रहे। बहन मायावती जी को नहीं जोड़ पाई इंडिया गठबंधन ने, बहन जी अपना एक अलग ही रास्ता चुन लिया, अकेला चलो। इसमें दलित मुस्लिम इन्होंने गठबंधन किया है, और जितना वोट होगा उसी में से बंटवारा होगा। बसपा की जो नीति है, जैसे कि बसपा ने आज ऐलान कर दिया कि हम ये सब करने वाले हैं, अगले दिन ही जो मीडिया पहुंच जाती है चंद्रशेखर आजाद के पास वही सवाल करने के लिए, क्या आप यही करने वाले हो, और वो कह देते हैं हां। उनसे ये पूछा जाता है कि बसपा को लोग पसंद करते हैं कि नहीं, और वो कहते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता। मीडिया वाला यह नहीं पूछता चंद्रशेखर आजाद से भाजपा को कोई पसंद करता है कि नहीं, कांग्रेस को कोई पसंद करता है कि नहीं। मतलब बसपा का विकल्प बनाने की तैयारी विपक्ष की राजनीतिक दल और मीडिया दोनों का गठजोड़ है। भाजपा तो सत्ता में है ही, और रही बात ये विपक्ष से ही ये शब्द निकला
कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, जबकि अकेले चुनाव बसपा हर जगह लड़ रही है। चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है, अधिसूचना जारी हो गई है। अब बसपा में कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही अधिसूचना जारी होती है, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है 543 सीटों के लिए अपना सिंबल बुक करा लेती है। ये नियम है। और जब सिंबल बुक हो जाता है उसके बाद कैंडिडेट का ऐलान होता है। रही बात ये, भाजपा से जो असंतुष्ट होंगे, कांग्रेस से जो असंतुष्ट होंगे, भाग भाग कर बसपा में आएंगे, यहां से टिकट प्राप्त करेंगे और परिणाम ये होगा कि वह अच्छा खासा भाजपा अथवा कांग्रेस का वोट काट कर बसपा को दिला देंगे। लेकिन बहन मायावती जी इन जैसे टिकटार्थी को टिकट इसलिए देती हैं ताकि वोट प्रतिशत तो बढ़े। यह उम्मीद नहीं होती कि ये चुनकर आ जाएंगे और सांसद बनेंगे। बहन मायावती जी की टारगेट उत्तर प्रदेश के उन मजबूत सीटों पर ही होती है जहां उनके कैडर, उनके अपने नेता जो चल रहे हैं वो लड़ते हैं। इसलिए जो सामान्य दर्शक हैं, ये जो बसपा के मतदाता हैं, कैडर हैं, वो ये घबरा कर बोलने लग जाते हैं कि इन्होंने भाजपा वाले को टिकट दे दिया, इन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया। ये वही टिकट दिए जाते हैं जो थोक के हिसाब से सिंबल बुक कराए हुए होते हैं। क्योंकि पार्टी का एक शर्त होता है, रूल है कि पार्टी अपना सिंबल बुक करा लेती है। अब जैसे सुदूर इलाके में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, जहां जहां बसपा का पूरा जनाधार नहीं भी हो, वहां भी सिंबल बुक होगा और कोई आएगा टिकट लेने के लिए तो उन्हें वो देंगी ही देंगी। ये पार्टी का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।